हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 6 सितंबर। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या आपके द्वारा यह काम नहीं होगा, वो शायद वही लोग हैं जिसे डर है कि आप कर सकते हो। वो आपको ऐसा बोल करके डिमोटिवेट करते हैं। तो उनकी बातें सुन करके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि उन्हीं की बातों को सुन करके आप इनकरेज हो करके और आगे बढ़िए कि यस आई कैन डू इट। तुम कह रहे हो तो कहते रहो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें डर रहता है कि ये कहीं मुझसे आगे ना बढ़ जाए, इसलिए वो ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं जिससे आप डिमोटिवेट होने लगते हो और आप अपनी तैयारी को छोड़ देते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो कह रहा है कहने दीजिए। आपका बस एक ही लक्ष्य है, आपको अपने लक्ष्य को पाना है और जुनून के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपने जो आपकी तैयारी है उसमें लगे रहना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहले आप क्या करिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बनी है? लिज ट्रस इनका नाम है। क्या नाम है इनका? लिज ट्रस। जो बनी है उनका क्या नाम है? लिज ट्रस नाम है। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर कटिंग लगा दिया है, चलिए आपको ये दिखा देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। अभी क्या है कि जो लिज ट्रस हैं, इन्होंने भारतीय मूल के जो नेता हैं और पूर्व चांसलर ऋषि सुनक को ब्रिटेन के नेतृत्व, मतलब ये दोनों थे जिसमें से इन्होंने इनको पीछे छोड़ दिया और ये आगे बढ़ कर के जीत गई हैं। तो ये यहाँ पर अब आ जाइए, यहाँ पर जो सुश्री ट्रस हैं, ठीक है, जो लिज ट्रस हैं, इनको कितने वोट मिले हैं? 81,326 वोट मिले हैं। जबकि जो ऋषि सुनक हमारे हैं, भारतीय मूल के जो है ऋषि सुनक, इनको 60,399 वोट मिले हैं। 60,399 वोट मिले हैं। तो इस तरह क्या हुआ, ये हार गए हैं और जो लिज ट्रस हैं ये जीत गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता की दौड़ में सुनक को इन्होंने क्या किया है? पीछे छोड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन जीते हैं, ब्रिटेन के अगली प्रधानमंत्री कौन होंगी। तो लिज ट्रस इनका नाम है, जो कि ये इमेज में है, मैंने आपको दिखा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2022 के लिए भारत का जो ग्रोथ है, रेट है, आर्थिक विकास है, इसके अनुमान को घटा करके 7.7% कर दिया है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है, इन्होंने जो बढ़ती ब्याज दर है, असमान मानसून और जो वैश्विक विकास की वजह से जो धीमी चल रही है, इसमें जो आने वाली तिमाही है उसमें आर्थिक गति में कमी का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 2022 के लिए भारत का जो आर्थिक विकास अनुमान है उसको घटा करके इन्होंने 7.7 कर दिया है। इससे पहले जो मूडीज़ है, इसने इस वर्ष भारत की जीडीपी में इस वर्ष जो बताया था 8.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया था इस वर्ष। और 2020 में 6.7% के संकुचन के बाद 2021 में इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था 8.3% से बढ़ी है। 2020 में 6.7% के संकुचन के बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 8.3% बढ़ी है। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने अनुमान घटा करके 7.7 कर दिया है, जो कि पहले कितना अनुमान लगाया था 8.8 से इन्होंने क्या कर दिया 7.7 कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में एक विशाल दवा पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो विशाल दवा पार्क की जो स्थापना की गई कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। किस लिए क्यों की गई है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर उसको ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, फार्मा सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए इस विशाल दवा पार्क की स्थापना की गई है। अब जो आंध्र प्रदेश हमारे उसमें आया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है
जो राजधानी है वो क्या है? अमरावती। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। और यहाँ पे लोकसभा की 25 सीट और राज्यसभा की 11। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की झील की, तो यहाँ पे एक कोलेरू झील है। क्या है? कोलेरू झील, जो कहाँ पर है? पुलिकट में। कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। और पुलिकट झील का जो इसका विस्तार है वो तमिलनाडु में भी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों में पुलिकट झील का विस्तार है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुसैन सागर झील है। तो ये तीनों झील आपको ध्यान रखना, कोलेरू, पुलिकट और हुसैन सागर झील, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगर नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहीं पर है। और प्रमुख लोक नृत्य की बात करें आंध्र प्रदेश की तो कुचिपुड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम कई बार बता चुके हैं। घंटा मर्दाला ये भी यहीं का है। तो ये सारे आपको फैक्ट ध्यान रख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंदिर का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के न्यूज़पेपर में आता है हिंदू में। मंदिर का निर्माण, ये यूपीपीसीएस यूपीएससी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। मंदिर का जो निर्माण है कारकोट वंश के राजा, किसके? कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण कारकोट वंश के राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। और इस पर गांधार कला का प्रभाव है। यहाँ से आपको कितने फैक्ट मिल गए? ये चाहती तो मैं कूट में भी डाल सकती थी, बट मैंने एक ही में डाल दिया कि पहला तो ये ध्यान रखना है कि ये मंदिर, जो भी मंदिर का नाम मैं बताऊंगी, उसका निर्माण कारकोट वंश के राजा थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड़। पहला क्वेश्चन का ये हो गया, एक फैक्ट करा था। और यह किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इस पर गांधार कला का प्रभाव है। तीसरा पॉइंट, इस पर कौन से कला का? गांधार कला का प्रभाव है। कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगड़ी में, कल्हड़ ने ये राजतरंगड़ी लिखी है, ये भी एक पॉइंट आपको पता चल गया। इस मंदिर की भव्यता का वर्णन क्या है? यह किस मंदिर का वर्णन किया जा रहा है? तो किस मंदिर? मार्तंड सूर्य मंदिर। किसका मंदिर? मार्तंड सूर्य मंदिर। तो भारत में अगर देखा जाए, इसको ध्यान रखिएगा, भारत में सूर्य मंदिर, सूर्य देव के 4 प्रमुख मंदिर हैं। भारत में कितने सूर्य देव के 4 प्रमुख मंदिर हैं? 4। इनमें अगर देखा जाए तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। उड़ीसा का, ये गलत हो गया, कोणार्क का मेरा रहेगा यहाँ पे। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। गुजरात का, एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ, ये जगह कर, ओडिशा का कोणार्क मंदिर, ये हो गया। गुजरात का मेहसाड़ा, ये गुजरात है, गुजरात का मेहसाड़ा को मोढेरा सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर। कश्मीर का मार्तंड मंदिर, अभी जिसका हम लोगों ने जिक्र किया, कश्मीर का मार्तंड मंदिर। और एक बचता है राजस्थान का झालरा पाटना। एक मिनट, राजस्थान का झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। तो ये चारों आपको ध्यान रखना कि भारत में सूर्य देव के 4 मंदिर है। पहला ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, दूसरा गुजरात के मेहसाड़ा का मोढेरा सूर्य मंदिर, तीसरा राजस्थान के झालरा पाटन का सूर्य मंदिर और चौथा कश्मीर का मार्तंड मंदिर। तो कश्मीर का जो दक्षिणी भाग है उसमें अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते में मार्तंड नामक स्थान पर सूर्य देव का एक मंदिर स्थित मिलता है, जिसका नाम क्या है? मार्तंड मंदिर है। मार्तंड मंदिर का जो निर्माण है वो करकोटा राजवंश के, कौन से? करकोटा राजवंश के जो राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था, जिन्होंने 725 ईस्वी से
753 ईस्वी तक क्या किया था, कश्मीर पर शासन किया था। इन्हीं के द्वारा ये किया गया था। तो इस एक क्वेश्चन के जरिए आपको कई फैक्ट मैंने बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूला करिए और शेयर कर दीजिए। एक लाइक करेंगे, जितना लाइक होगा वो लोगों तक वीडियो रीच होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए। नेक्स्ट है कश्मीर, जो हाल ही में कश्मीर नहीं, कुर्की जो हाल ही में समाचारों में रहा है, किससे संबंधित। अब कुर्की क्या है, ये भी आज के हिंदू पे न्यूज़पेपर में निकला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुर्की है क्या। तो कुर्की जो है एक किसान की ज़मीन की कुर्की, एक किसान की ज़मीन की कुर्की जो पहले से ही ऋण देने वाली संस्था या व्यक्ति के पास ऋण के बदले गिरवी रखी गई हो, उसी को कुर्की कहते हैं। और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, उसमें आया हुआ था कि व्हाट इज़ कुर्की। तो कुर्की क्या होती है, तो किसी भी व्यक्ति या संस्था से लोन के बदले व्यक्ति को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है। अगर हम किसी से क्या लिए हैं, किसी व्यक्ति से, किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी से भी व्यक्ति से क्या किए हैं या संस्था से लोन लिए हैं, तो उसको जब हम उसी के बदले, उस लोन के बदले अगर हम अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, उसी को कुर्की कहते हैं। गारंटी के तौर पर इसे रखा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लोन की रकम चुकाने में फेल हो जाता है तो उसकी ज़मीन को क्या किया जाए, जब्त किया जा सके। और बैंक के अलावा अवैध रूप से साहूकार, कमीशन एजेंट, प्राइवेट कंपनियां भी लोन देती हैं। चूँकि उनके पास किसान की जो लिखित मंजूरी होती है, इसलिए कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वे ज़मीनों की क्या करने लगते हैं, कुर्की करने लगते हैं। और कुर्की करने की प्रक्रिया जो होती है, उसमें अगर देखा जाए तो कुर्की की जो प्रक्रिया होती है वो सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 की धारा 60 के तहत पूरी की जाती है। कुर्की की जो प्रक्रिया है वो क्या बताया मैंने, CPC 1908 की धारा 60 के तहत की जाती है, की धारा 60 के तहत पूरी की जाती है। किसान द्वारा बैंक या साहूकार को जो ज़मीन गिरवी रखी जाती है वह उनके नाम पर रजिस्टर हो जाती है। कुछ मामलों में ज़मीन की नीलामी भी हो जाती है और ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसान लोन नहीं चुका पाता और साहूकार कुर्की का ऑर्डर लेने के लिए अदालत का रुख करता है। कुर्की में किसान की ज़मीन के साथ साथ उसके कृषि उपकरणों की भी कुर्की धारा 60 के साथ की जा सकती है। तो ये आपको मैंने बहुत डीपली बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये हर साल जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया, इसमें क्या है कि इस दिन को क्या हुआ था, जो स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रम के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठन, हितधारक को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन जो है मानवीय संकट और राष्ट्र के भीतर जो मानवीय पीड़ा है उसको कम करने में दान के द्वारा, जो दान दिया जाता है उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों और कैसे अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये भी मैंने आपको बता दिया। मतलब इसका उद्देश्य अगर सिंपली देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति हैं, धर्म अर्थ में जो लगे हुए हैं, परोपकारी हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, उनके लिए दुनिया भर में चैरिटी से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उनके लिए जागरूकता बढ़ाना और एक साझा मंच प्रदान करना है। क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में मदर टेरेसा का निधन हो गया था। उन्हीं की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। क्लियर। और 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि मनाने के लिए चुना गया था, जो हमेशा क्या करती थी, धर्मार्थ कार्य में लगी रही। और मदर टेरेसा को 1979 में 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के लिए संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 2012 में ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल चैरिटी डे की आधिकारिक तौर पर क्या की थी, घोषणा की थी। अब 5 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है जो कि सबको पता होगा, टीचर्स डे। क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर इसमें किसके उसमें मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उसमें मनाया जाता है, जन्मदिन के उस पर। तो अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जिसको अब तमिलनाडु कहा जाता है, वहीं पर हुआ था। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका इस दिन मनाया क्यों जाता है कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति देने के लिए उनसे संपर्क किया, तो इसीलिए इस दिन को क्या किया जाता है, हमेशा मनाया जाता है उन्हीं के जन्मदिन के उस पर। और डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें तो ये 1949 से 1952 तक सोवियत
सोशलिस्ट रिपब्लिक के राजदूत थे और 1952 से भारत के उपराष्ट्रपति के बने और 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। इनको ये गोपालाचारी वैज्ञानिक सीवी रमन के साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के पहले प्राप्त करता थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आपको पूरा मैंने बता दिया कि 5 सितंबर को क्या क्या मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह, इसका भी रिवीजन कर लीजिए कि पोषण सप्ताह जो मनाया जा रहा है वो कब से कब तक। 1 सितंबर से ये पोषण सप्ताह जो है ये आपका 1 सितंबर से, मतलब ये क्या होता है 1 से 7 सितंबर तक एक सप्ताह चलता है, तो ये चलेगा। और इसमें कौन कर रहा है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया जाता है और इस बार जो इसका मुख्य फोकस है महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा पर केंद्रित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी शेख अली का हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वी शेख अली जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये एक क्या है? प्रमुख इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। शेख अली मैसूर जो शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान पर इन पर एक अधिकार था। उन्होंने ब्रिटिश काल में मैसूर साम्राज्य पर बहुत ही ज़्यादा शोध किया था। उन्होंने इस पर 32 बुक्स भी लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी इस शेख अली का भी हाल ही में निधन है। किससे संबंधित है? इतिहासकार से संबंधित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना की शुरुआत की है? इसको थोड़ा मैं शॉर्ट कर ले रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? मेघालय ने की है। किसने ये शुरू किया? मेघालय में ये शुरू किया है। तो मेघालय के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है कॉनरैड के संगमा। कॉनरैड के संगमा। तो इन्होंने इस योजना को शुरुआत किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि जो किसान हैं वो विभिन्न पशुधन खेती गतिविधि के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करें। अगर सुअर की बात यहाँ पे हुई है, तो जो पिग होते हैं इनके मीट जो होता है, इस मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सुअर पालन के सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक मेघालय पिगरी मिशन को भी लागू कर रही है। मेघालय पिगरी मिशन को भी लागू कर रही है। अगर मेघालय की राजधानी की बात करें तो शिलोंग है और यहाँ के सीएम की ऑलरेडी बात कर चुके कॉनरैड के संगमा और राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है बराक ओबामा को। किसको मिला है? बराक ओबामा को। तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, इन्होंने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है और डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी जो है मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया है। ओबामा अमेरिका के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एमी पुरस्कार क्या है? जीता है। इससे पहले किसने जीता था? तो उनका नाम था आइजनहावर। इन्हीं को 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना सकते हैं। चलिए कुछ और रिवीजन करा देते हैं कि जैसे 64वां मैग्सेसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तो किसको मिला था? तो जैसे सोथियारा शिम को मिला था जो कंबोडियाई मनोचिकित्सक थे। तदाशी हथोरी जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। बर्नाडेट मैड्रिड थे, फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ थे। गैरी बेनचेगी थे, ये फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह पुरस्कार जो रैमन मैग्सेसे था ये एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार माना जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया। और विनोबा भावे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें पहली बार 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, चुंदन वल्लम
इरुट्टुकुथी वल्लम और ओडी वल्लम किससे संबंधित हैं? तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने डीपली कल डिस्कस किया है, तो ये नया मुझे मिला, न्यूज़पेपर में आया हुआ था, सो मैंने इसको ले लिया कि केरल की पारंपरिक नाव दौड़। अभी नाव दौड़ स्नेक बोट वाला कल मैंने डिस्कस किया बहुत ही अच्छे से, पूरा कल के लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए, बाकी ये भी उसमें अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि इस जो केरल की पारंपरिक नाव दौड़ है जिसको स्नेक बोट कहा जाता है, उसमें ये चुंदन वल्लम, एक मिनट, ये नाम भी उसी को कहा जाता है, चुंदन वल्लम, इरुट्टुकुथी वल्लम, ओडी वल्लम, ये भी संबंधित। ये आप स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो चलिए कल का रिवीजन करते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस स्थान पर स्थापित करने की योजना है? हनले का है, लद्दाख में है। लालसा के संदर्भ में बताना कौन सा सही? तो यह वैधानिक निकाय है, करेक्ट है। जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होते हैं, वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं, करेक्ट है। नालसा की कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये गलत है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो 1 और 2 सही है। कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो भारत हो गया। पहले पे कौन है? यूएसए है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी है, पांचवें पे भारत है, छठे पे इंग्लैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया? केरल। तो अभी इस जस्ट डिस्कस किया है, यही वाला क्वेश्चन था। एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? 60 डेज। किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनाया गया? कल्याण चौबे। किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नवीन पटनायक। कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? अपेक्षा फर्नांडीज। हैदराबाद मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तो इसी के साथ आप एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।